डेनमार्क के विदेश मंत्री और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री मिलते हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कहें विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस यूरोप के लीडर्स को कहते हैं कि आप ट्रंप की बातों को हल्के में मत लीजिए, आप इन बातों को थोड़ा सा सीरियसली कंसीडर कीजिए कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए और पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। अब सवाल आता है कि ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूएस के लिए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा अलास्का को समझ लेते हैं। अलास्का जो कि अमेरिका की एक स्टेट है, नॉर्थ ऑफ अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। जब आप अलास्का की कहानी को समझेंगे तो आपको ग्रीनलैंड की कहानी बहुत अच्छे से समझ आएगी और ग्रीनलैंड क्यों यूएस इतना अग्रेसिवली उसको कह लीजिए एक्वायर करना चाहता है, वो कहानी हमें समझ आने में काफी मदद मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1867 में एक इतनी इंपॉर्टेंट घटना होती है कि वो अमेरिका के या कह लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास को पूरी तरीके से बदल देता है। होता क्या है 1867 में रशिया जो है ये कहता है कि हमें अलास्का बेचना है, जिसको उस समय पर रशियन अमेरिका कहा जाता था, जो आज के समय पर हम अलास्का कहते हैं, उसको वो बेचना चाहता था। सवाल आता है कि क्यों बेचना चाहता था। देखिए 1853 से लेकर 1856 तक एक वॉर होती है, क्रीमियन वॉर, जिसमें रशिया एक तरफ से और दूसरी तरफ यूके, फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर मिलकर लड़ता है और रशिया को बुरी तरह हराता है, जिसमें रशिया को काफी ज्यादा नुकसान होता है, उसको बहुत सारा लोन लेना पड़ता है। इसके अलावा रशिया भी अपने कह लीजिए डेवलपमेंट के लिए जो कहीं ना कहीं वो यूके को देखता है, वो वहां पर रेल अपने को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा लोन ले लेता है, बहुत सारा कर्जा ले लेता है। अब ये कर्जा जो है कहीं ना कहीं रशिया को चुकाना मुश्किल लगता है। अब रशिया कहता है कि ये जो अलास्का है, यहां पर आप इस टेरिटरी को देख सकते हैं या इस मैप में आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये रहा आपका अलास्का और ये है आपका कनाडा। ठीक है जी, ये कनाडा है और ये जो है ये है रशिया का फार ईस्ट। ठीक है, जिसको रशिया फार ईस्ट कहता है, जहां पर व्लादिवोस्टोक है, कामाचटका पेनिनसुला है। ठीक है, अब ये जो था लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और यहां पर ज्यादातर क्या होता था, फर की ट्रेडिंग होती थी। ठीक है जी, यहां पर एक कंपनी काम कर रही थी जिसका नाम था रशियन अमेरिकन कंपनी। ये कुछ वैसा ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में आती है, ट्रेडिंग करने आती है, धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करती है। वैसे ही ये कंपनी भी इस अलास्का वाले रीजन में या रशियन अमेरिका जिसको कहा जाता था उसमें काम करती है, बट प्रॉफिटेबल नहीं थी, बहुत ज्यादा उसको नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये जो कह लीजिए एरिया था, इसमें बर्फ ही बर्फ थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यहां पर नहीं थी। चलिए, तो अब क्या होता है कि रशिया की डेस्परेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि लोन है, उसका कर्ज है, उसका कह लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। तो उस समय पर ग्रैंड ड्यूक कॉन्स्टेंटिन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि इस अलास्का को यूएस को बेचा जाए। इससे उनके पीछे उनके दो तीन कारण थे। एक तो ये था कि अमेरिका के साथ इससे हमारी दोस्ती बढ़ेगी, इससे हमारे रिलेशन इंप्रूव होंगे, उनको ग्रैटिट्यूड फील होगा। खैर जियोपॉलिटिक्स में ग्रैटिट्यूड वाली बात बहुत ज्यादा लागू होती नहीं है, बट दे फेल्ट दैट वे। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण था वो यूके को काउंटर करना था, क्योंकि जो कनाडा है वो किसकी टेरिटरी थी, वो यूके की टेरिटरी थी। तो उनको लग रहा था कि कहीं जो है यूके इसको कैप्चर ना कर ले। और आप ये समझ के चलिए, जब हम बात कर रहे हैं 1860s की, तो 1860 से लेकर 1910 तक, 1860 से लेकर 1910 तक यूके का पीक माना जाता है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पावर यूके थी उस समय पर। तो उसको ये था रशिया को काउंटर करना था यूके को। तो उसने सोचा कि ये वाला मैं यूके को ना देकर यूएसए को दे दूं। ठीक है जी, तो ये कहानी उनको जो है यहां पर वो समझ आती है कि हम यूके को काउंटर भी कर सकेंगे, अमेरिका के साथ रिश्ते भी बेहतर होंगे, पैसा भी आएगा और वो पैसा हमारा जो है हम लोन चुकाने में यूज करेंगे। अब सवाल आता है कि कितना पैसा। ठीक है जी, ये था अमाउंट, मतलब इनके जो रशिया के माइंड में था वो था $5 मिलियन का।
कि हमें इस पूरे के पूरे एरिया का $5 मिलियन मिल जाएगा, और उनको मिला कितना? $7.2 मिलियन। ठीक है, मतलब जितना उन्होंने सोचा था उससे काफी ज्यादा। अब आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो 50 करोड़ की कोई बेचना चाहता है, उसके लिए उसको 70-72 करोड़ मिल जाए, तो उसके लिए तो वो बहुत अच्छी डील है। मतलब रशियंस को लगा कि यस वी हैव क्रैक्ड द डील। और पर आप अगर इसका एक्चुअल वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू कितनी आती है? 2 सेंट्स पर एकड़। 2 सेंट्स कितने होते हैं? ठीक है, 2 सेंट्स आज के समय की भी अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए 90 रुपए का डॉलर अगर हम मानते हैं तो 2 पैसा भी नहीं बनता है। मैं रुपये की बात नहीं कर रहा हूं, 2 पैसा पर एकड़ से भी कम की वैल्यू में ये जो पूरा का पूरा एरिया था ये अमेरिकन को बेच दिया गया। अच्छा, अब सवाल ये नहीं था कि अमेरिकन को बेचा गया, ये उस समय पर यहां सिर्फ बर्फ थी। ठीक है जी, जो मेन व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरी की पूरी डील को अमेरिका की तरफ से कह लीजिए क्रैक किया, वो थे सीवर्ड। तो इसको कहा गया सीवर्ड्स फॉली, मतलब सीवर्ड की बेवकूफी। ठीक है, उसको कहा गया सीवर्ड्स आइस बॉक्स के इन्होंने $7.2 मिलियन में एक बर्फ का डब्बा खरीद लिया है। ठीक है, उन्होंने कहा पोलर बियर गार्डन। ठीक है, यहां पर अमेरिका ने एक पोलर बियर का गार्डन खरीद लिया है। वॉलरशिया, वॉलरुस एक जानवर है। ठीक है, तो उससे जो है ये कहा गया कि वॉलरशिया, ठीक है, आपने वॉलरस खरीदे हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं। और यूएस कांग्रेस ने यहां तक कहा कि एक फ्रोजन वेस्टलैंड है। ऐसे समझिए कि आपको बहुत सस्ती जमीन, एक रेगिस्तान जमीन या एक बंजर जमीन मिलती है, आप बहुत खुश हैं कि मैंने बहुत सस्ते में बहुत ज्यादा जमीन ले ली है, बट सिंपली कोई आकर आपको ये कह सकता है कि इसका भाई साहब करोगे क्या आप? ठीक है, तो यही सवाल अमेरिका के सामने था कि डील तो बहुत अच्छी उनको लग रहा है, अमेरिका को लग रहा है हमने भी बहुत अच्छी डील क्रैक कर ली है और यहां पर, बट सवाल था कि इसका करें क्या। ठीक है जी, अब यहां पर अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि यूएस रशिया को जो है पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया, क्योंकि ये पूरे अमेरिका के बहुत सारे लोगों में, या अमेरिका के जो कांग्रेसमैन थे, जो कह लीजिए वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट के मेंबर्स हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग थे जो इस डील से खुश नहीं थे, या मतलब वो कन्विंस नहीं थे। तो रशिया ने $1 मिलियन, उस समय पर $1 मिलियन ये कहा जाता है कि ब्राइब तक दी अलग अलग यूएस कांग्रेसमैन को, ताकि वो जब वोटिंग हो इस प्रपोजल को लेकर वो उसके फेवर में वोट करें। ठीक है, तो कुल मिला के फिर भी जो कह लीजिए रशिया काफी खुश था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम एक बहुत बढ़िया हमने डील कर लिया, बहुत अच्छा पैसा हमें मिल गया है, इससे हमारा लोन जो है कवर हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल 30 साल तक ये कहानी ऐसे ही चलती रही। अब 30 साल बाद क्या होता है? 30 साल बाद 1896 में क्लॉन्डिके गोल्ड रश, ये क्लॉन्डिके जगह जो है ये कनाडा में है, नॉर्थ वेस्ट कनाडा में है, तो यहां पर मिलता है गोल्ड, और सडनली लोग जो है इस गोल्ड की तलाश में वहां पर पहुंचने लगते हैं हजारों की संख्या में। ये आप एक्चुअल की ये फोटो है उस समय की, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो है लाइन लगाकर वहां पर जाना चाहते हैं, गोल्ड रश। ठीक है, तो इस डिस्कवरी ने सारी की सारी चीजें बदल दी। अभी अलास्का पे नहीं मैं आया हूं, हुआ क्या कि यहां पर जो गोल्ड सोचा गया था उतना गोल्ड मिला नहीं। अब उसके बाद जो है थोड़ा धीरे धीरे अलास्का में जाकर ये गोल्ड की डिस्कवरी होती है, और जो एक वेस्टलैंड था, जो एक बंजर जमीन थी, अब जो है हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचना शुरू करते हैं, गोल्ड रश जिसे कहा गया। अब सवाल सिर्फ गोल्ड का नहीं है, यहां पर अलास्का में यूएस को मिले बहुत सारे मिनरल्स। ठीक है जी, ऑयल, क्रूड ऑयल, जो कि 20th सेंचुरी का कह लीजिए एक गोल्ड था, ब्लैक गोल्ड जिसे कहा जाता है। मैसिव पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं अलास्का में मिलना शुरू हो गए। ठीक है जी, ये नेचुरल गैस, अबंडेंट नेचुरल गैस प्रोवाइडिंग एनर्जी रिसोर्सेस, बहुत ज्यादा यहां पर नेचुरल गैस थी, और वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स जो है यहां पर अलास्का में यूएस को मिलते हैं। तो कुल मिला के जिसे कहते हैं ना कुबेर का खजाना मिल गया यूएस को, जो एक बिल्कुल कह लीजिए वेस्टलैंड था, वो सडनली जो है उस पे अमेरिका की इकोनॉमी में काफी बड़ा योगदान देखने को मिलता है। अब ये कितना है योगदान, आप ये मान के चलिए कि 2024-25 में यहां की जो मतलब एक साल की जो कह लीजिए जीडीपी, वो है आपका 55 एनुअल जीडीपी $55 बिलियन, जो $7.2 मिलियन। अब आप कहेंगे अच्छा भाई उस समय पर 7.2 था, आज तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं।
उस समय पर 7.2 मिलियन डॉलर्स में अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड्स मान के चलें तो 11 टन गोल्ड उसमें बनता है। आज के समय पर वो जो गोल्ड अगर आप वैल्यू देखेंगे उसकी लगभग 1 बिलियन डॉलर। तो 1 बिलियन डॉलर की जो उस समय पर इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब आज के समय पर, ठीक है, आज के समय पर भी अगर हम देखें वो 1 बिलियन डॉलर में खरीदा गया था अगर गोल्ड स्टैंडर्ड को माने, तो उस समय पर आज के अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 बिलियन डॉलर में खरीदा गया था। तो एनुअल जीडीपी कितनी है? 55 बिलियन डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि आप ये जो है 55 टाइम्स, और हर साल ये की जीडीपी है, हर साल जो है लगभग 4 बिलियन डॉलर का ऑयल रेवेन्यू है अलास्का से। तो कुल मिला के क्या हुआ, जो एक लाइबिलिटी थी, ठीक है, जिसको स्वेट फॉली कहा गया, वो अचानक जो है गोल्ड रश और वो अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनकर सामने आता है। ओके, अब सवाल सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट का नहीं है। चलिए ठीक है, फिर भी ये माना जा सकता है कि 30 साल तक अमेरिका ने वेट भी किया, उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, एवरीथिंग। बट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कोल्ड वॉर के समय में ये यूएस के लिए ढाल के रूप में सामने आता है। 1940 से लेकर 1990s तक रशिया को काउंटर करने के लिए अलास्का ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब यहां पर मान के चलिए कि यूएस के एयरफोर्स बेसिस हैं, मिसाइल डिफेंस। अब कोई भी अगर मिसाइल फार ईस्ट से, कामाचेटका पेनिनसुला या व्लादिवोस्टोक से रशिया लॉन्च करता है टुवर्ड्स यूएस, तो अलास्का में जो रडार्स हैं वो उसको पहले ही कैप्चर कर लेंगे, मेनलैंड में पहुंचने से पहले ही कैप्चर कर लेंगे, और जो है नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है। तो जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है उसकी आप उसको पैसे में नहीं तोल सकते, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो है रोल अलास्का ने वहां पर प्ले किया। सो अर्ली वार्निंग रडार्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है जी, सोवियत के मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, आप अलास्का में बैठकर पूरे के पूरे रशिया की एक्टिविटीज को, ठीक है जी, जो फार ईस्ट वाली जो कह लीजिए रशिया है उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हो। और इवन जापान है आपका, साउथ कोरिया है, उसको भी आप बहुत अच्छे से सपोर्ट भेज सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नदर्न फोर्ट्रेस। तो ये अमेरिका का एक नदर्न फोर्ट्रेस के रूप में उभर कर आता है। तो रडार का नेटवर्क, स्ट्रेटेजिक कमांड, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं, स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है अलास्का यूएस के लिए रखता है। अब लेटेस्ट टाइम में क्या हुआ है? लेटेस्ट टाइम में यह हुआ है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर्कटिक आइस लगातार पिघलती जा रही है। अभी कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यहां पर जो आइस मेल्टिंग है इट इज अराउंड 2.5 to 3 टाइम्स मोर देन द अदर ग्लेशियर्स, जैसे कि इंडिया में भी हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा जो है आर्कटिक की आइस पिघल रही है। अच्छा, अब अपने आप में एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है, बट जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं इसको वो एक इकोनॉमिक पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल के रूप में भी देख रहे हैं, ठीक है। अब वो इसको क्या देख रहे हैं कि एक नया जो है आर्कटिक रूट हमारे लिए निकल कर आ रहा है। इसको इस एक एग्जांपल से भी समझते हैं। देखिए, रशिया का जो ये पर्टिकुलर एरिया है, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है, ये जो रशिया है, ये वाला पार्ट जो जिसमें मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, उसको अगर फार ईस्ट कामाचेटका पेनिनसुला या व्लादिवोस्टोक तक जाना था तो उसको जाना पड़ता था यहां से, ठीक है, यहां से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से, देन पूरा इंडियन ओशन पूरा कवर करके जाना पड़ता था। अब जो है वो सीधा सीधा यहां से अपना एक रूट बना सकता है, ठीक है। अब अमेरिका को भी ये लग रहा है कि इस ग्रीनलैंड को अगर हम कैप्चर कर लेते हैं, ये रहा आपका अलास्का, ठीक है, ये पार्ट है अलास्का, ये है कनाडा, तो यहां से हम भी अपना एक पूरा का पूरा रूट जो है इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कह लीजिए फ्यूचरिस्टिक सोच है अमेरिका की, ठीक है। तो न्यू शिपिंग रूट ने क्या किया है, 40% जर्नी को कम कर दिया है, एशिया टू यूरोप बाय आर्कटिक रूट्स, और जो है ये फ्यूचर में इसको एक बहुत बड़ी सेविंग्स के रूप में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स या कह लीजिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग इन द लॉन्ग रन जो है यहां पर रशिया को या चाइना को भी होगी, क्योंकि जो है चाइना भी अपना यहां पर प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा ट्रेजर, ठीक है, अपने आप में एक खजाना है। क्यों है? क्योंकि आर्कटिक रीजन में ये कहा जा रहा है कि लगभग 30% अनडिस्कवर्ड गैस है, ऑफ द वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस रिजर्व। दुनिया के अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स का लगभग 30% कहां पर है? इस आर्कटिक रीजन में है।
और 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल कहां पर है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वो कहां पर है, आर्कटिक रीजन में है। ठीक है, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो वैल्यू है इन द लॉन्ग रन इट इज लाइक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है जी। और जो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल है उसको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो यहां पर रशिया धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। चाइना ने नियर आर्कटिक नेशन, चाइना डिक्लेयरिंग इटसेल्फ अ स्टेक होल्डर डिस्पाइट ज्योग्राफी। वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि चाइना की इकॉनमी बढ़ती जा रही है तो वो अपनी प्रेजेंस वहां पर बढ़ा रहा है। कनाडा के क्लेम्स जो हैं यहां पर हैं, और यूएस अपनी प्रेजेंस चाहता है टू काउंटर रशिया एंड चाइना। सीधा सीधा वो इस बात को कह रहा है। अब डेनमार्क इस चीज को अगेंस्ट में भी है, मतलब इसको काउंटर भी कर रहा है। डेनमार्क कह रहा है कि कहीं पे भी आपको रशिया या चाइना के शिप्स वहां पर नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। उस पर मैं आगे भी आऊंगा। चलिए अभी के लिए अब देख लेते हैं। अलास्का जो है लगभग जो है 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ये लगभग 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोनों की ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है यूएस के लिए इन द फ्यूचर। अब इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे, ये ग्रीनलैंड का मैप देखेंगे, तो कितने सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। 2023 का सर्वे ये कहता है कि यूएस एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो कहता है कि 34 क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसमें से 34 में से 25 रेयर अर्थ मिनरल्स कहां पर हैं, ग्रीनलैंड में हैं। ठीक है, तो उसके पास ऑयल गैस रिजर्व्स हैं, मिलिट्री लोकेशन है, आर्कटिक कंट्रोल है। तो ग्रीनलैंड एक सिर्फ कहते हैं ना आइस बॉक्स नहीं है, वो सीवर्ड्स फॉली नहीं है, ये फ्यूचर का अलास्का है यूएस के लिए। ठीक है, तो ये आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अलास्का की कहानी जब आप समझ रहे हैं तो आपको ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस यूएस के कंटेक्स्ट से समझ आएगी। ठीक है जी। अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स में क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स में कहा जाता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना 90% तक कंट्रोल करता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूएस की मिलिट्री के लिए। ठीक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए। और अगर आप चाइना पे, जो आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है आज के समय पर, उस पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, तो वो आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब आप रेयर अर्थ मिनरल्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि ये अगर मान लीजिए एक आपका स्मार्टफोन है, उसमें माइक्रोफोन, वाइब्रेशन, कलर स्क्रीन, बैटरी, सर्किट, सब में रेयर अर्थ मिनरल्स, अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। सिमिलरली यहां पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो ये इस तरीके से बहुत सारे कह लीजिए रेयर अर्थ मिनरल्स वहां पर रिक्वायर्ड हैं। तो स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, बैटरीज, फ्यूचर की इकोनॉमी, फ्यूचर की डायरेक्शन जो हम देख रहे हैं आज के समय पर, वो बहुत बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड के थ्रू यूएस उस चीज को सिक्योर करना चाहता है। मैं क्यों इस चीज को जो है थोड़ा फोकस कर रहा हूं, इस चीज को आप समझिए कि ऑलरेडी डेनमार्क के साथ उनका एक मिलिट्री पैक्ट है। डेनमार्क बीइंग द पार्ट ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑलरेडी उसके साथ पैक्ट है। ऑलरेडी ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री बेस है यूएस का, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा जो है उनके मिलिट्री पर्सनल हैं, और ज्यादा वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां पर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेनमार्क। ठीक है, तो वो दरवाजे खुले हुए हैं। अगर उनको रशिया और चाइना का ही एक डर है, अगर मान लीजिए, या उनको लगता है कि ग्रीनलैंड कल को ग्रीनलैंड में रशिया और चाइना जाकर कैप्चर ना कर लें, तो ऑलरेडी यूएस के पास उसको काउंटर करने के लिए ऑप्शन है। और ये चीज डेनमार्क के विदेश मंत्री ने और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने भी बात कही कि आप आ सकते हैं, आप बेटर कॉपरेशन के लिए आपका स्वागत है, पर हम जो है वी आर नॉट फॉर सेल। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है अभी के लिए अगर हम देखें एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ठीक है जी। यहां पर ग्रीनलैंड की जो फॉरेन पॉलिसी है, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी है, डिफेंस जो है वो डेनमार्क देखता है, बट मेजॉरिटी कह लीजिए काम के लिए ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट है। बट हां, क्योंकि ग्रीनलैंड में बीच में यह भी बात चली कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, पर वो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो पाता, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। ठीक है, लगभग 57,000 की पॉपुलेशन है, मियर 57,000 पॉपुलेशन ओनली ऑफ द होल ग्रीनलैंड। और यहां पर उनका आधा, लगभग आधा बजट जो है वो डेनमार्क उन्हें देता है, लगभग 500 मिलियन यूरोस। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते।
और यहां पर अगला आता है सवाल कि क्या इससे पहले, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं? इससे पहले भी अटेम्प्ट्स हुए हैं ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के लिए या ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए। जो सीवर्ड फॉली की जो हमने बात करी, विलियम सीवर्ड, उन्होंने भी, जिन्होंने अलास्का की डील करी, उन्होंने भी ये बात करी कि हाँ भाई हमें ग्रीनलैंड चाहिए। उस समय पर उन्होंने ये प्रपोजल रखा, बट उस प्रपोजल को उस समय नहीं माना गया। उसके बाद 1910 में ये डील रखी गई कि जो फिलीपींस कंट्री है जिसकी कैपिटल मनीला, वो यूएस की टेरिटरी हुआ करता था। तो यूएस ने ये डील दी कि आप फिलीपींस रख लीजिए और हमें ग्रीनलैंड दे दीजिए। उसको उस समय पर भी डेनमार्क ने नहीं माना। 1946 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और यूएस जो है वर्ल्ड पावर के रूप में उभर कर आता है। और उस समय पर भी जो यूएस के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने ये एक कह लीजिए ऑप्शन दिया कि $100 मिलियन का, कि आप $100 मिलियन हमसे ले लीजिए और ये ग्रीनलैंड हमें दे दीजिए। ठीक है जी, तो वो भी उस समय पर रिजेक्ट कर दिया गया। अब सवाल आता है कि 1867 से 2026 की अगर हम कहानी देखें, उस समय पर रशिया डेस्परेट था। ठीक है, कोई इंटरनेशनल लॉज नहीं थे, कोई नेटिव वॉइस नहीं था, किसी से वहां पे स्थानीय लोग से पूछा नहीं गया, बिल्कुल क्लोज डोर डील की गई। वहां के लोग क्या सोचते हैं, सडनली वहां के जो नेटिव थे उनको ये पता लगा कि रशिया का जो है झंडा उतर चुका है और अमेरिका का झंडा लग चुका है। ठीक है, बट आज के समय पर यह स्थिति नहीं है। आज के समय पर इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लॉज हैं। खैर वो इंटरनेशनल लॉज की किस तरीके से उसको ताक पे रखा गया वेनेजुएला के केस में वो हमने देखा, बट स्टिल डेनमार्क एक स्टेबल कंट्री है। ऐसा जो उसको कोई फाइनेंशियल कह लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई कमजोरी है या उसको फाइनेंशियल किसी चीज की जरूरत है कि वो ग्रीनलैंड को बेचे। सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स हैं ग्रीनलैंड के पास और ग्रीनलैंड डिसाइड करेगा। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीनलैंड का पॉलिटिकल फ्यूचर ये डेनमार्क के ही कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉज में ही लिखा गया है। और ग्रीनलैंड मतलब बहुत सारे सर्वेज आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के लोग बहुत क्लियरली मेजॉरिटी में मतलब 80% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं दैट वी आर नॉट फॉर सेल। ठीक है, हम जो है, हाँ यूएस यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एवरीथिंग दैट इज गुड, बट वी आर नॉट फॉर सेल। ठीक है, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूएस। ठीक है जी, तो ये है क्योंकि उनका अपना एक कॉलोनियल ट्रॉमा भी रहा है। ऐसा नहीं है डेनमार्क ही था, डेनमार्क से पहले बहुत सारी कॉलोनियल पावर्स ने वहाँ पर हमला करने की कोशिश करी, अपने अपने समय पर उसको कैप्चर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं वो कुछ समय पहले ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था, अब जो है उसको यूएस कैप्चर करने की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना, कहां आप आगे अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहे हो और पता लग रहा है कि एक बड़ी जो पावर है वो आपको कैप्चर करना चाहता है। अब यूएस के सामने क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? दो, वैसे यूएस के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि भाई हमें कंप्लीट जो है टेक ओवर चाहिए ग्रीनलैंड का, उससे नीचे कुछ नहीं। बट हाँ, उसके अलावा क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? एक है इकोनॉमिक पार्टनरशिप के कोलैबोरेटिव ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं, म्यूचुअल बेनिफिट हो। इसमें यूएस कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, हाँ, बट ये हो सकता है कि कल को क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, दो वहां के स्थानीय लोग क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं चाहते हैं। पहले भी ये बात हो चुकी, डेनमार्क भी ये बात कर चुका, वो वहां पर लाइक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन वहां पर नहीं चाहते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पर इन्वेस्ट करे यूएस। ठीक है जी, मिलिट्री बेसिस को बढ़ाए। अगर आपको रशिया और चाइना को लेकर कोई चैलेंज फील हो रहा है तो यू कैन एक्सपैंड योर मिलिट्री ओवर देयर। एंड नेक्स्ट है आपका रिसोर्स एक्सट्रैक्शन डील्स। ठीक है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को लेकर आप डेनमार्क के साथ, ग्रीनलैंड के साथ डील करें और म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रीटी जो है साइन करें। बट अगेन, ठीक है, यहां पर वो कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा यूएस को लेकर, यूएस का डेनमार्क पर। ओके, अब लेसन्स क्या हैं अलास्का से? ठीक है, अब हमने कहानी अलास्का से शुरू करी थी। शॉर्ट टर्म थिंकिंग इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म रिग्रेट। हाल ही में कुछ समय पहले एक जो है मीडिया के साथ जब व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति है इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वहां पे जो युवा कह लीजिए एक व्यक्ति ने पूछा पुतिन से कि आपको नहीं लगता कि अलास्का जो हमने सेल किया अमेरिका को,
लगभग 150 साल पहले, वो बहुत बड़ी भूल थी। तो व्लादिमीर पुतिन ने भी उस चीज को सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने थोड़ा सा उसको मजाकिया टोन में कहा कि तुम क्या करोगे वहां पर जाकर, अभी तुम्हें जाना है क्या वहां पर। तो बट रशियंस के मन में बहुत बड़ा दर्द है ये कि हमने एक मतलब एक टेरिटरी, जो एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी, वो हमने लिटरल सेंस में फ्री, कहता कौड़ियों के भाव हमने जो है अमेरिका को दे दी, और वही जो टेरिटरी है वो अमेरिका के लिए एक बून के रूप में जो है साबित हुई बाद में। तो ये चीज जो है शायद कहीं ना कहीं ये चीज क्लैरिटी है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन नेवर लूजेस वैल्यू। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन होती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसकी ये वैल्यू लगाई जा सकती है, क्योंकि वो सीधा सीधा आपके सिक्योरिटी पर जो है डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आपका रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल ओवर टाइम। फिर रिसोर्सेज जैसे जैसे मिलते जाएंगे उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में कितनी हो सकती है, ठीक है, वो आज कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो शायद यही कारण भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड जो है यूएस की या डेनमार्क यूएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है। तो सवाल आखिरी में यही है कि क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी, क्या जो है मिलिट्री टेक ओवर होगा। खैर ये एक लास्ट ऑप्शन है, यूएस भी कह चुका, पर उससे पहले हो सकता है कि डेनमार्क को वो मनाए या कोई बहुत इकोनॉमिक जो है बेनिफिशियल ऑफर दे डेनमार्क को। ठीक है, आपका इसको लेकर क्या राय है? क्या वो 1867 वाली जो कहानी है दोबारा रिपीट होगी 2026 में, 27 में? आपका क्या कहना है जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। इफ यू फील कि इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, आपको कुछ जानकारी मिली है, तो रेलेवेंट लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।